गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो कल जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे अब टॉपिक्स कंटिन्यू करना है अपने को, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन पहले से सुनते आ रहे हैं ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी, ये सारे वर्ड सुने कि सिंगल स्टेप रिएक्शन कहाँ यूज़ होती है, उससे रेट लॉ कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, उसमें रेट लॉ अपन ने पढ़ा है कैसे लिखा जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है बता दिया है, लेकिन ये सब चीज़ें इंडिविजुअल अलग से टॉपिक के हिसाब से नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो अब इंडिविजुअल टॉपिक उठा के इनको पढ़ के देखते हैं अपन, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या पढ़ना है। सिंगल स्टेप क्या होती है रिएक्शन, कौन कौन रिएक्शन सी ऐसी होती है जो सिंगल स्टेप होती है, उनका रेट लॉ कैसे लिखते हैं, उनका ऑर्डर कैसे लिखते हैं, उनके ग्राफ कैसे बनेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, उनका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, उनके रेट लॉ कैसे लिखी जाती है। मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो सिंगल स्टेप में कैसे बोलते हैं, मल्टी स्टेप के लिए कैसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें समझ गए, ठीक है। तो वही मैंने ऑर्डर क्लासीफाई करके लिख दिया। इसी के एक एक पॉइंट सारे पढ़े हुए हैं, बस एक बार रीड करके मुझे बताना है तुम लोगों को, क्लियर है। सिंगल स्टेप रिएक्शन या उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो एक ही बार में खत्म हो जाए, A + B से सीधा C + D बन जाए, जो भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो एक हो रहा है कि मान लो A से B बनना है, तो एक ही बार में बन जाए, एक ही स्टेप में क्या हो रहा है, A से सीधा B बन गया, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन अगर A से B एक बार में नहीं बन रहा है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है कि A से पहले X बना, फिर X से Y बना, फिर Y से B बना, ऐसा कुछ है अगर अलग अलग स्टेप में, तो या तो वो ऐसे लिख के देगा या फिर इसी चीज़ को ऐसे लिखेगा, A से पहले X बना, फिर X से Y बना, फिर Y से B बना। मेन रिएक्शन तुम्हारी एक लिख के देगा, लेकिन वो हुई कैसे, इन स्टेप्स में हो रही है। तो अगर ऐसे मल्टी स्टेप में हो रही है, छोटे छोटे स्टेप होने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन। ये समझ गए, ठीक है। अब हर जैसे मान लो अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, समझ में आता है। अगर ये मल्टी स्टेप है तो हर रिएक्शन का अलग अलग क्या आएगा ना, ये समझ में आता है ना सभी को। तो इसका मान लो K1 आया, इसका क्या आएगा K2, इसका क्या आया K3, ये समझ में आया। सिंगल स्टेप है तो उसके लिए एक ही K लिखा जाएगा, मल्टी स्टेप के लिए हर स्टेप में मेरे को K लिखना पड़ेगा ना, हर स्टेप के लिए मैं अलग अलग लिखूंगा ना। ये रेट, ये किस रेट से जा रही है, ये किस, देखो यार रेट क्या होता है, स्पीड, सिंपल सी चीज़ है। समझ में आ रहा है कि ऐसे बस बैठे हो मुंह टिका के। रेट क्या होता है, स्पीड होता है कि मान लो A है, A से मेरे को B बनाना है, तो A से भी डायरेक्ट, एक हो सकता है कि डायरेक्ट बन जाए एक ही बार में, एक ही सेम स्पीड से, तो वो हो गया है। एक हो सकता है कि A से पहले X बना, बहुत जल्दी बन गया A से X, लेकिन X से Y बहुत स्लोली बन रहा है, धीरे धीरे, फिर Y से B बहुत जल्दी बन गया। तो तीनों की स्पीड अलग है ना, तो तीनों की स्पीड अलग है तो तीनों की रेट भी अलग होगी। तो ये जो मल्टी स्टेप होती है इसमें तुम ये नहीं बोल सकते हो ना कि तीनों सेम स्पीड से बन गए होंगे, कि A से X जिस स्पीड से बना होगा X से Y भी उसी स्पीड से और Y से B भी उसी स्पीड से, अलग अलग स्पीड से बने होंगे। तो मान लो मैंने बोला है 3 पार्ट में, ये X वाला, Y वाला और B वाला, ठीक है। तो इन 3 जो स्पीड है, पहली स्पीड, दूसरी स्पीड और तीसरी, अब मैं किस चीज़ से तुम मतलब या फिर तुम लोग किस चीज़ से डिफाइन करोगे कि हाँ इस ये चीज़ डिपेंड करती है रिएक्शन के लिए, या फिर ये वाली स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फास्ट वाली स्पीड की स्लो वाली। एक ये स्पीड है इससे ये बनने की, एक स्पीड है इससे ये बनने की, एक स्पीड है इससे ये बनने की। तो A से जो B बन रहा है 3 अलग अलग स्पीड से बन रहा है, तो इनमें से कौन सी स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मेरे लिए कि मैं उसका रेट लिख पाऊँ, फास्ट वाली की स्लो वाली, है ना। क्योंकि चैप्टर के पहले ही दिन पढ़ा था 3 टाइप की रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट, इंटरमीडिएट और स्लो। तो वेरी फास्ट वाली कोई काम की नहीं है, इतनी जल्दी हो जाती है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वेरी स्लो वाली भी कोई काम की नहीं थी, सालों लगा रही थी वो, तो उसका रेट लॉ लिख के भी क्या मतलब। लेकिन जो इंटरमीडिएट वाली थी अपने पास, इंटरमीडिएट मतलब नॉर्मली स्लो, इंटरमीडिएट को स्लो बोला था और वेरी स्लो अलग थी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वाली इंपॉर्टेंट है ना अपने लिए, या स्लो स्टेप। तो इनमें से जो भी स्लो स्टेप होगी, मान लो इससे बहुत जल्दी बन रहा है लेकिन इससे ये टाइम ले रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा टाइम, इससे ये भी बहुत जल्दी बन रहा है, तो रिएक्शन होने के लिए सबको किसका वेट करना पड़ रहा है, इस रिएक्शन का ना। तो जिस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है वो इंपॉर्टेंट होगी, समझ गए।
मान लो अगर मैंने ये वाला बोला कि ये फ्लो स्टेप है, क्या है? फ्लो स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर मैं बोलूँ ए से बी बनने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी रेट है, तो वो रेट है ना जो सबसे स्लो है, ठीक है। उसी से डिफाइन हो रहा है कि वो जितनी जल्दी हो जाएगी उतनी जल्दी मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फ्लो स्टेप को क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट पता करने वाली स्टेप, ठीक है। तो अगर मुझे सिंगल स्टेप कोई चीज़ है और उसका रेट लिखना है तो मैं एक बार में लिख सकता हूँ। जैसे ये वाली है, सिंगल स्टेप है ए से बी, तो इसका अगर रेट लिखना है तो रेट कैसे लिखते हैं? स्मॉल r इज इक्वल टू के इंटू ए। लेकिन इसका अगर लिखना है तो मैं तीनों को एक साथ तो नहीं लिख सकता ना। तो अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स का रेट कभी भी लिखना होता है तो मैं कौन सी पार्ट का लिखता हूँ? जो सबसे स्लो है। तो स्लो वाला कौन सा है? ये वाला है ना। तो मैं इसका ही रेट लिखूंगा बस। इसका रेट कैसे लिखूंगा? रेट इज इक्वल टू इसका के कितना है? K2 इंटू रिएक्टेंट कौन है? X। इसके हिसाब से लिखूंगा। तो स्लो स्टेप से रेट लिखा जाता है इसका, ना कि मेन वाले से, ठीक है। फिर इसको मैच करते हैं अपन, वो आता है कि मल्टी स्टेप में कि इसमें x है लेकिन मेन वाली स्टेप में a है, तो x की जगह अपने को a लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो वो अपन सीखेंगे, बट स्लो स्टेप से लिखा जाएगा फोन में, ठीक है। अब ऑर्डर अगर पता करना है मुझे, तो सिंगल स्टेप वाले में ऑर्डर क्या होगा? जो इसका मॉलिक्यूल है, जो इसका स्टोइकियोमेट्री है, वही ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इसका स्टोइकियोमेट्री कितना? 1, तो ऑर्डर भी कितना होगा उसका? 1। लेकिन मल्टी स्टेप वाले में ऑर्डर क्या होगा? जो स्लो स्टेप का स्टोइकियोमेट्री है। मतलब अगर स्लो स्टेप वाले से डिफाइन कर रहा हूँ तो वैसे तो सॉरी इसका ऑर्डर तुम नहीं स्लो स्टेप से नहीं बताओगे। अगर इंडिविजुअल एक स्टेप का पूछे, जैसे सिर्फ इस स्टेप का पूछ रहा है तो इसकी स्टोइकियोमेट्री, इस स्टेप का पूछ रहा है तो इसकी स्टोइकियोमेट्री, इसका पूछ रहा है तो इसकी स्टोइकियोमेट्री, समझ में? लेकिन अगर ओवरऑल पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या है, तीनों का साथ में बताओ, तो वो तुमको एक प्रोसेस होती है, उससे निकालना पड़ता है कि एक इसका लिखोगे फिर इसका लिखोगे, फिर सॉल्व कैसे करते हैं इसका ऑर्डर निकालने के लिए। वो क्वेश्चन अभी करेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर तुम इसको देख के नहीं बता सकते, उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, वो फॉलो करोगे तब जाके ऑर्डर आएगा। लेकिन सिंगल स्टेप का ऑर्डर तुम रिएक्शन देख के बता सकते हो। लेकिन एक पॉइंट हमेशा दिमाग में पहले क्या याद रखोगे कि ऑर्डर क्या है? प्रैक्टिकल फिनोमिना है। ऑन पेन पेपर अपन ऐसे किसी का भी नहीं निकाल सकते, ना सिंगल स्टेप का ना मल्टी का, प्रैक्टिकल ही लिखे जाते हैं। लेकिन बस ये है कि प्रैक्टिकली जो ऑर्डर आता है सिंगल स्टेप का, वो उसकी स्टोइकियोमेट्री के बराबर ही रहता है। इसलिए अपन बोल देते हैं कि सिंगल स्टेप के लिए उसकी स्टोइकियोमेट्री ही उसका ऑर्डर है, लेकिन निकाला कैसे वो भी प्रैक्टिकली। क्लियर है? अब ये पॉइंट्स रीड कर ले। देखो सिंगल स्टेप, अच्छा, एक्सपोनेंट्स इन द रेट लॉ इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। ये मान लो अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये कैसी है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसका रेट कैसे लिखूंगा? R इज इक्वल टू के इंटू ए की जो भी स्टोइकियोमेट्री 1 और बी की स्टोइकियोमेट्री 1। तो यही पॉइंट इसने बोला है, बस इंग्लिश में बोल दिया है कि एक्सपोनेंट्स इन द रेट लॉ। रेट लॉ है ना ये पूरा, यही तो तुम्हारा रेट लॉ है, ठीक है। तो इसमें जो एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं ये वैल्यू आर इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1, इसकी कितनी है? 1। तो इसके जो ये एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं ऊपर, e की पावर x, तो x एक्सपोनेंट पड़े ना, ठीक है। तो ये जो एक्सपोनेंट्स हैं यहाँ पे क्या होते हैं? इनकी स्टोइकियोमेट्री तो होता है। अगर यहाँ 2 और 1 लिखा होता तो ये भी क्या लिखता मैं? 2 और 1। मैं चलो लिख के दे देता हूँ। अगर ये ऐसा कर लें अपन 2, तो यहाँ भी तुम क्या रखोगे? 2, और यहाँ 1 है तो 1। तो वही बोल रहा है कि इनके एक्सपोनेंट्स किसके बराबर होते हैं? स्टोइकियोमेट्री के बराबर होते हैं, ठीक है। जीरो, अच्छा हाँ, जीरो ऑर्डर के लिए मैं ये सिंगल स्टेप जीरो ऑर्डर के लिए कभी भी नहीं लिख पाओगे ऐसे, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के नेवर भी एलिमेंट्री रिएक्शन, या फिर ये बोलो जीरो ऑर्डर की कोई भी रिएक्शन हमेशा कैसी होगी? मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्स, एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप में नहीं हो सकती। देखो अगर मेरे को जीरो ऑर्डर का रेट लिखना है तो वो क्या होता है? के ए दी पावर 0, मतलब R इज इक्वल टू के हुआ ना, हो तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो जब कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो ये वाली जो चीज़ है तुम कभी नहीं लिख पाओगे। इसके लिए सिंगल स्टेप के जीरो ऑर्डर के लिए सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती, या एलिमेंट्री रिएक्शन होती नहीं है। क्लियर है? तो ये पॉइंट अलग से याद रखना तुम लोग।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन। ये पॉइंट आया, किस किस को आ गया समझ में? हाथ खड़े करो जरा। वाह यार, चलो एक बार और सुन लो, क्योंकि देखो पॉइंट क्या लिखा है, जीरो ऑर्डर कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ये बोला है कि एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप की हो ही नहीं सकती कभी। देखो यार, कोई भी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट तो लगेगा। इधर देखना, इधर बता रहा हूँ, कोई भी रिएक्शन होगी तो मान लो रिएक्टेंट तो लगा, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मैंने बोल दिया है, मैंने क्या बोला है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सारे इधर देख लो, ये रिएक्शन कैसी है, सिंगल स्टेप। इसके लिए तुमको रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ कैसे लिखूंगा मैं इसके लिए, R इज इक्वल टू के ए दी पावर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा ना। तो मिनिमम सिंगल स्टेप कोई भी होगी तो उसके आगे कुछ तो रहेगा ना। तो ये 1 आया, मतलब ये कौन सी हो गई, फर्स्ट ऑर्डर। तुम जीरो ऑर्डर की कोई भी रिएक्शन के लिए, मतलब सिंगल स्टेप कोई भी जीरो ऑर्डर हो ही नहीं सकती। जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ कुछ है ही नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगी ना वो। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को तुम एक स्टेप में कभी नहीं लिख सकते, 3-4 स्टेप होगी तब जाके बोल सकते हो कि हाँ सबका नेट कुछ 2, एक में +1 आ रहा होगा तो एक में -1 आ गया तो नेट 0 आ जाएगा, ऐसे आ सकता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? पक्का है ना? कुछ तो रहेगा यहाँ पे। अगर कोई भी सिंगल स्टेप है तो इसी को मानूंगा मैं, तो मिनिमम 1 तो आएगा ना। ये यहाँ 0 तो नहीं होगा कि 0 × A, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो ये मिनिमम क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी ही तुम्हारी। 0 वाली चीज़ तो कभी नहीं हो सकती, या हाफ भी हो सकता है क्योंकि ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्टेप में 0 कभी नहीं आएगा। हाफ आ सकता है कि मान लो हाफ ए रिएक्ट कर रहा हो तो हाफ ऑर्डर, इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2। समझ में? लेकिन 0 होगा क्या है? अगर मान लो मल्टी स्टेप है कि ए से मान लो बी बनना है, लेकिन पहले वो ए से एक्स बन रहा है, एक्स से वाई बन रहा है और वाई से बी बन रहा है। ए से बी ऐसे नहीं बना, ऐसे बना है। तो इन तीनों के जोड़ तोड़ को प्लस माइनस करके फिर जब ऑर्डर निकालते हैं अपन, इसका ऑर्डर निकालने का एक तरीका है, मान लो स्लो स्टेप है, ये क्या है, स्लो, ये नहीं, चलो ये ऐसा कुछ, चलो इसी को मतलब कोई भी ले लो यार, ठीक है चलो, ये स्लो स्टेप है। तो 2 पार्ट होते हैं, एक इसका रेट लॉ लिखते हो, एक इसका रेट लॉ लिखते हो, फिर दोनों के रेट लॉ में देखते हो कि कौन सी चीज़ इंटरमीडिएट वाली कट होगी नहीं होगी, ऐसे करके लिखा जाता है। अभी लिखने नहीं आता तुमको, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसका एक रेट लिखेंगे, एक ही स्लो स्टेप का रेट लिखेंगे, फिर उन दोनों में ऐसी चीज़ कैंसिल करेंगे जो फालतू में आ रही है और यहाँ नहीं है। समझो, जब आएगा क्वेश्चन तब समझ जाओगे, बट जो यहाँ नहीं उसको कैंसिल करते हैं। तो वहाँ से तुम बोल सकते हो कि हाँ 0 ऑर्डर आ सकता है। हो सकता है इसका एक का 1 आ रहा हो, एक का -1 आ गया, तो 1 + -1 क्या हो जाएगा, 0। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 0 ऑर्डर आ सकता है, सिंगल स्टेप में कभी भी 0 ऑर्डर नहीं आ सकता। समझ गया ना क्यों नहीं आ सकता? तो वही लिखा है, 0 ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। समझ गया ना ये चीज? ठीक है, हाँ चलो अगला, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये पॉइंट भी फिर याद रखो, फ्रैक्शनल ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है, कि अगर मैं यहाँ हाफ लिख दूँ तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो ये पॉइंट भी अलग से याद रखो, ये नहीं होगा ना, ये हाफ वाला पार्ट नहीं होगा यहाँ पे ना, जो भी बोला था ना। सिंगल स्टेप के लिए नहीं लिखते ऐसे, मल्टी स्टेप में आ सकती है सारी चीज़ें, लेकिन सिंगल में नहीं आएगी। ठीक है, तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर नहीं है पॉसिबल, और 0 ऑर्डर के लिए भी नहीं लिख सकते हैं चीज़ें। ठीक है, इफ द रिएक्शन इज एलिमेंट्री देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी स्टोइकियोमेट्री। ये समझ में आता है पॉइंट? अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसकी स्टोइकियोमेट्री के बराबर ही होगा। ठीक है, ऑर्डर इज इक्वल टू
स्टोइकियोमेट्री। और वही एक और क्या होता है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी होती है, ये भी याद रखना। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं वो लिखा होगा ना, तो ऑलमोस्ट वही सेम इसका ऑर्डर, स्टोइकियोमेट्री, मॉलिक्यूलैरिटी सब सेम ही होता है। समझ गए चीजें? ठीक है। अब इधर देखना कॉम्प्लेक्स वाले में, ओवरऑल ऑर्डर इज कंट्रोल्ड बाय, किस चीज से कंट्रोल होता है? रेट। ओवरऑल रेट कहाँ से कंट्रोल होगा? स्लोवेस्ट स्टेप से। जो स्टेप सबसे स्लो होगी उसी पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है, कितनी धीरे हो रही है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्टेप सबसे स्लो होगी उसी पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है। फास्ट वाली तो हो ही रही है ना जल्दी, लेकिन स्लो वाले के लिए सबको रुकना पड़ेगा कि हाँ जब ये होगी तब रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो स्लो वाली स्टेप ही अपनी RDF होती है और उसी से रेट लिखा जाता है, ओवरऑल रेट। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है इसका रेट। स्लो स्टेप से ही रेट लिखा जाता है इसमें। क्लियर? ठीक है, जैसे मान लो ये एक रिएक्शन दे रखी है और बोला है उसने कि ये कैसी है, मल्टी स्टेप है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो वो इसके मल्टी स्टेप्स भी लिख के देगा। खुद से नहीं लिखने होते, मन से पूरा लिख के देगा कि मेन रिएक्शन ये है, लेकिन ये कितने पार्ट में हुई है? इन 2 पार्ट में हुई है। पहले NO2Cl से NO2+Cl बना, फिर NO2Cl प्लस Cl, एक और Cl जुड़ के NO2+Cl2 बना। तो ये तुम्हारी मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, अब वो उसमें भी लिख के देगा कि स्लो वाली कौन सी है, फास्ट वाली कौन सी है। तो अगर मेरे को इसका रेट लिखना है तो मैं फास्ट से लिखूंगा या स्लो वाली से? स्लो वाली से। तो स्लो वाली का जो भी है उससे रेट लिखा जाएगा। रेट इज इक्वल टू K इंटू स्लो वाले में जो भी उसका पावर। समझ गए? तो यहां से अगर लिखता तो 2 आ जाता ऑर्डर, लेकिन स्लो वाली से लिखा तो क्या आया? 1। समझ गए? तो इस चीज का ध्यान रखना, स्लो स्टेप से ही लिखा जाता है इनमें। क्लियर? ये देखो A प्लस B से D बना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मैंने बोल दिया पहले ही। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्टेप्स उसने दे दी है कि पहले A प्लस B से C बना होगा, फिर C से क्या बना? D। तो इन दोनों को मिला के ऊपर वाली रिएक्शन है ना, ये तो इसकी स्टेप्स है। तो C कोई ना कहीं इंटरमीडिएट इसमें बनता है, NO2 और Cl, NO2Cl। ठीक है, इंटरमीडिएट बना। तो ठीक है, C यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, तो कॉमन है ना इंटरमीडिएट बीच में। जैसे इसमें इंटरमीडिएट कौन कौन हो गया? X और Y। पहले A से X बना, फिर X से Y बना, तो X इंटरमीडिएट हो गया ना, और Y से वापस से B बना तो Y भी, तो X और Y दोनों क्या हो गए यहाँ? इंटरमीडिएट। यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन है? C। समझ में? तो मल्टी स्टेप में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। सिंगल स्टेप में इंटरमीडिएट बनेगा क्या? नहीं, सीधा इससे प्रोडक्ट बनता है, तो इसमें नहीं बनता। ये समझ में? अब वही पॉइंट लिखा है कि रेट लो कहाँ से लिखते हैं? स्लो स्टेप से। रेट लो एक्सप्रेशन इज ऑलवेज रिटर्न फॉर स्लोवेस्ट स्टेप, फास्ट स्टेप के लिए नहीं लिखेंगे कभी। अगला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय स्लोवेस्ट स्टेप, और ऑर्डर भी कहाँ से लिखा जाएगा? स्लोवेस्ट स्टेप से। देखो यार, पहले रेट लिखोगे स्लोवेस्ट स्टेप से, उस रेट के हिसाब से ही ऑर्डर देख के बताओगे, डायरेक्ट तो नहीं बता दोगे। तो पहले मल्टी स्टेप में स्लोवेस्ट स्टेप उठाओगे, उसकी रेट लिखोगे, उसकी रेट पे जो ऑर्डर आ रहा होगा वही उस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। समझ गए अभी? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय स्लोवेस्ट स्टेप एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर। और इसमें मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर, अच्छा मॉलिक्यूलैरिटी पता है ना क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, कि ठीक है कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, वही क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी। तो ये वही लिखा है कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ये देखो स्लो स्टेप कौन सी है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? 1, और ऑर्डर भी क्या है? 1। तो वो यही बोल रहा है कि मॉलिक्यूलैरिटी भी किस पे डिपेंड करती है? स्लोवेस्ट स्टेप पे। स्लोवेस्ट स्टेप का जो ऑर्डर होता है वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी होती है। वही लिखा है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। क्लियर? समझ गए सभी ये चीज? अब इधर कितने पॉइंट है एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स के? अगर थ्योरी के पॉइंट से पूछा जाता है तो ये 2-3 पॉइंट पूछ सकते हैं जो लिखे हैं स्टार करके। क्लियर है? ये दोनों स्टार वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना। अब एग्जांपल्स पूछ लेता है कभी कि कौन सी रिएक्शंस आती है इसमें, तो एलिमेंट्री में आती है FN2 और E2, 2-2 वाली दोनों खाई में आती है एलिमेंट्री में। कॉम्प्लेक्स या उसमें कौन सी आती है? 1-1 वाली, FN1 और E1। ये सब ऑर्गेनिक में आती है, FN1, FN2, E1, E2। ठीक है, बस
इसमें रखना है FN2 और FN1 में एक जो सबसे मेजर डिफरेंस है, FN2 एक ही बार में हो जाती है पूरी, FN2 रिएक्शन एक ही बार में कंप्लीट हो जाती है, और SN1 दो स्टेप में होती है। इधर देख लो बेटा फारूक, FN2 जो रिएक्शन है वो कैसे होगी, मान लो कोई ये मैंने रिएक्टेंट लिया RX या RCl CH3Cl, ठीक है, तो ये CH3Cl जो है इसमें न्यूक्लियोफाइल इधर से आता है बैक साइड से और अटैक करता है इधर इस पे, तो धीरे धीरे बॉन्ड बनाता है और धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड वीक होता है, धीरे धीरे बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा और जुड़ जाएगा, और धीरे धीरे बॉन्ड पूरा वीक होकर टूट जाएगा। तो ये सब एक साथ चल रहा है ना पूरा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक ही बार में रिएक्शन कंप्लीट। समझ गए, एक ये आता है, ये जैसे जैसे जुड़ता जा रहा है वैसे वैसे टूटता जा रहा है, तो एक ही बार में हो जाता है, और फाइनली बचेगा क्या, X अलग हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल Cl- अलग हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये सिंगल स्टेप वाला है, FN2 का एग्जांपल है। FN1 में क्या होता है, RX से पहले ये टूटेगा, R+ और X- Cl- बनाएगा, ठीक है, फिर ये जो R+ है इसके पास आएगा न्यूक्लियोफाइल, समझ गए, कार्बोकैटायन के पास आएगा न्यूक्लियोफाइल और फिर ये जुड़ेगा। तो दो स्टेप में होगी ना, पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, समझ गए। इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि दोनों एक साथ बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, और उसमें दो स्टेप में हो रहा है। पहली स्टेप क्या है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, दूसरी स्टेप कौन सी होती है, न्यूक्लियोफाइल अटैक। क्लियर है। तो ये एग्जांपल होते हैं तुम्हारे कॉम्प्लेक्स वाले और एलिमेंट्री वाले। अगर ऑर्गेनिक से देखोगे, वरना यहाँ पे जो भी रिएक्शन देगा ना सब लिख के देगा वो, कॉम्प्लेक्स है, सिंगल स्टेप है, क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है बस, ठीक है। इधर इंटरमीडिएट बनता है क्या, नहीं, तो इधर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, उधर बनता है, ठीक है। अब जब इसका ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ तुम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। रिएक्टेंट होगा, ये क्या होगा, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट थोड़ी एनर्जी कलेक्ट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, E बोलते हैं, एक्टिवेशन का E और E का एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी अगर एक बार आ गई तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एक्सोथर्मिक होगा तो ऊपर रहता है, एक्सो होगा तो नीचे रहेगा, एंडो होगा तो ऊपर रह जाएगा। ऊपर रहा तो एक्सोथर्मिक है और नीचे होता तो एंडो, क्योंकि इसकी एनर्जी कितनी, इतनी। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो वो काई में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा अगर है तो वो एंडोथर्मिक होगी ना, ये एंडो है ना। प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज्यादा है तो क्या है, वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम है, कम एनर्जी है, तो उसने एनर्जी लूज कर दी होगी ना, तो वो कैसी हो जाती है, एक्सोथर्मिक। ये समझ में आया, लिख लो वहाँ एंडोथर्मिक है। सारे इधर देख लो ना, तो एक ही स्टेप में हो रही है ना, ठीक है। तो एक ही स्टेप में हो गई तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। लेकिन ये मल्टी स्टेप में होती है, तो डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता ना, इसमें पहले कुछ इंटरमीडिएट बनता है, मतलब ये इंटरमीडिएट, समझ गए। तो पहले रिएक्टेंट से कुछ इंटरमीडिएट बना, फिर उस इंटरमीडिएट से क्या बन गया, प्रोडक्ट। ये जो समझ में आई। तो जितनी स्टेप में होगा उतने कर्व बनेंगे। एक इंटरमीडिएट अगर बना तो एक कर्व, बहुत सारे इंटरमीडिएट बने, मान लो अगर ऐसा होता कि यहाँ से, तो यहाँ से मान लो ऐसा, फिर ऐसा, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें कितने इंटरमीडिएट बने होंगे, 1 2 3, समझ गए। R से, जैसे ये ऐसा है R, इधर देखो, मान लो A से बनना क्या था, डायरेक्ट B, लेकिन A से पहले क्या बना, X, फिर X से बना B, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा इंटरमीडिएट, वही है ना। तो पहले रिएक्टेंट से क्या बना, इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट से क्या बना, प्रोडक्ट, समझ गए। तो मल्टी स्टेप में मल्टी ग्राफ आएंगे ऐसे, सिंगल स्टेप में एक ही ग्राफ आएगा ऐसा। क्लियर है। फिर उसमें वो पूछता है कि कौन सी एक्सो एंडो, सब बता दोगे। एनर्जी, इस एनर्जी वाला डंडा ये होता है वाई का, इसकी एनर्जी इतनी है, इसकी एनर्जी एक्स वाले की कितनी आ रही है, इसके ऊपर आ रही है ना, मतलब एनर्जी ज्यादा ही है। ज्यादा एनर्जी कब होगी, जब वो एब्जॉर्ब करेगा, तो एंडोथर्मिक। ये पी भी आर से ऊपर ही दिख रहा है ना, तो वो भी क्या है, एंडो। क्लियर। लेकिन इंटरमीडिएट के कंपेयर में पूछूं तो एक्सो, समझ गए। तो वो पूछ के, मतलब पूछेगा डायरेक्टली कि
रिएक्टेंट के कंपेयर में, एक्स के कंपेयर में, कौन सी पहली स्टेप एक्सो है कि दूसरी स्टेप है। तो पहली स्टेप कैसी दिख रही है इसमें, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ज्यादा है ना, तो एंडो। दूसरी स्टेप कैसी दिख रही है, एक्सो, एक्स और पी वाली दूसरी स्टेप है। पहली स्टेप ये है, फिर दूसरी स्टेप ये है, तो दूसरी स्टेप में तो पी नीचे आ गया ना, तो एनर्जी और कम हो गई, मतलब उसने हीट लिबरेट की होगी तो एक्सो। पहली स्टेप में तो ऊपर ही है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा है तो एब्जॉर्ब की होगी तो एंडो। ये पूछता है ऐसे क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, एक देखना। समझ गया चीजें, ठीक है। ये तो तुम्हारा उधर का था। इसमें मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू ऑर्डर हो जाएगा। रेट लॉ एक ही स्टेप से लिखते हैं, उसकी पावर ही उसका ऑर्डर होगा, और वो पावर स्टोइकियोमेट्री थी और वही उसका मॉलिक्यूलरिटी भी होगा। क्लियर है। इस वाले में मॉलिक्यूलरिटी मल्टी स्टेप के लिए डिफाइन नहीं कर सकते तुम लोग, ये चीज याद रखोगे। मॉलिक्यूलरिटी मल्टी स्टेप के लिए डिफाइन नहीं करते हैं। इसमें मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता पाओगे ना, वो तो फ्लो स्टेप से डिसाइड होता है। तो फ्लो स्टेप में हर एक इंडिविजुअल स्टेप की बता सकते हो, लेकिन ओवरऑल इसकी एक साथ नहीं बता पाओगे। मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं कि प्रोडक्ट बने। तो यहां से तुम डायरेक्ट नहीं बता सकते ना, क्योंकि बीच में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट टकरा रहे हैं, वो तुमने गायब कर दिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं लिखते हैं, बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप इज डिफाइंड इंडिविजुअली। लेकिन उसकी हर एक इंडिविजुअल स्टेप की तो बता सकता हूँ ना, चाहे वो फास्ट और स्लो। इंडिविजुअल में बता सकता हूँ कि कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, इसमें कितने टकरा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इसमें नहीं बता सकता कि टोटल कितने टकराए एक स्टेप को देख के। क्लियर है, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी 3 से कम ही रहती है, ये अभी मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे, इसके बाद वही टॉपिक है, क्यों होती है देखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, 3 तक काफ़ी है। इंटरमीडिएट शुड नॉट अपीयर इन द रेट। इसमें इंटरमीडिएट, अच्छा इंटरमीडिएट रेट लॉ में कभी नहीं लिखे जाते हैं। ये अभी समझ में नहीं आएगा पॉइंट, बट ध्यान रखो। आया कुछ नहीं। ए से बन रहा है मान लो बी, लेकिन ए से पहले क्या बना एक्स, एक्स से क्या बना वाई, वाई नहीं, चलो डायरेक्ट बी बना देता हूँ। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों से कि ये है मेरी स्लो स्टेप। ठीक है, तो इससे जो रेट लॉ लिखूंगा मैं, वो क्या लिखूंगा, आर इज इक्वल टू के इंटू ए। लेकिन मैंने बोला ना स्लो स्टेप से रेट लिखा जाता है हमेशा, तो स्लो स्टेप से कैसे लिखा जाएगा, आर इज इक्वल टू के इंटू एक्स, ये लिखा जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। लेकिन ये तो इंटरमीडिएट है ना, तो इंटरमीडिएट कभी भी रेट लॉ में नहीं आता, तो तुमको इस एक्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो वो उसकी स्टेप्स होती है कि कैसे हटाते हैं। ठीक है, कि इस एक्स को यहाँ से हटाएंगे और ए रखना पड़ेगा। ए कहाँ से आएगा उस एक्स की जगह, तो वो इस स्टेप से आएगा। इस स्टेप का के लिखना, वो के इक्विलिब्रियम वाला लिखता आता है ना तुम लोगों को, एक्स बाय ए होगा, मतलब एक्स ऊपर उसका डब्बा अलग रहता है और ए का डब्बा अलग रहता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, फिर एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से, के इक्यू इंटू ए। समझ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो अब मैं एक्स की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दूं इसमें, के इंटू क्या, मतलब के पहला एक यही रहेगा इसका, एक्स की वैल्यू हो गई तुम्हारी के इक्यू इंटू ए। फिर इन दोनों के को ओवरऑल के डैश बोल देते हैं और फिर ऐसा आता है। तो तुमको इंटरमीडिएट कभी नहीं लिखते हैं, इंटरमीडिएट आ रहा है तो उसको हटाना पड़ता है। समझ गए, तो ये पॉइंट भी याद रखोगे अलग से। और इसमें इंटरमीडिएट आता ही नहीं है, बस जितने पॉइंट स्टार किए हैं वो तुमको अच्छे से आने चाहिए। थ्योरी में अगर आया तो ये पॉइंट्स आएंगे, स्टार कर लेना। समझ गए, अब फिर जब इनके क्वेश्चन करेंगे ना तो तुमको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन हो कैसे रहे हैं। इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं अभी मॉलिक्यूलरिटी की थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद सिंगल स्टेप, कॉम्प्लेक्स और मॉलिक्यूलरिटी के साथ में कुछ रिएक्शंस करेंगे। कि मैं एक रिएक्शन दूंगा, उसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओगे तुम, ऑर्डर बताओगे, रेट लॉ लिखोगे, तीनों। ठीक है, सारे इधर चलो देखो, अपन ने सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होती है समझ गए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है समझ गए। अब मॉलिक्यूलरिटी पढ़ना है, अलग से पढ़ते हैं होता क्या है। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, कोई भी मान लो एक बीकर है यहाँ,
ये कोई भी एक बीकर है, इसमें कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कोई लिक्विड भरा हुआ है मैंने, और मान लो इसमें मैंने दो चीजें मिलाई, एक ए है और एक बी है। ये ए बी मिक्स होके तुम्हारा सी बनता है, ठीक है, मैंने क्या बोला, ए बी मिक्स होके क्या बनता है, सी। तो इसमें बहुत सारे ए के मॉलिक्यूल होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि एक ही है, समझ गया ना, ठीक है। और ये सब आपस में इधर उधर घूम रहे होंगे ना, मतलब वो बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट, या सब अपने अपने, हो सकता है भी इधर इधर मूव कर रहा हो, ये भी इधर इधर, ए इधर इधर, समझ गए, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा हो, सब हर पार्टिकल वाइब्रेट होता रहता है ना हमेशा, ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसे कैसे रखे होंगे इधर इधर, कोई ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा, कोई ऐसे जिगजैग फॉर्म में मूव कर रहा होगा, तो सब अपने अपने डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इनसे प्रोडक्ट कब बनता है, जब कोई भी दो पार्टिकल एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है कि देखो मान लो एक ये ए है ये बी है, तो टकराना, इनके टकराने से प्रोडक्ट बनेगा ए और बी के। ए और बी का टकराना मतलब ये भी तो हो सकता है ना, लेकिन इस टकराने से प्रोडक्ट नहीं बनता, ये टकराना इससे भी नहीं बनेगा। एग्जैक्ट कोलिजन ऐसा होना चाहिए कि 100% कोलाइड करे, तभी प्रोडक्ट बनता है, समझ गए चीज। और बराबर एनर्जी के साथ, ऐसा नहीं कि ये कोई एनर्जी नहीं, सबकी एक्टिवेशन एनर्जी पता ना क्या होता है, हर मॉलिक्यूल के पास अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से होती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, लेकिन उस पर वो रिएक्ट नहीं करता, उसको थोड़ी और एनर्जी चाहिए होती है जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक बार वो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच गया तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो दोनों को अपनी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी तक साथ में पहुंचना पड़ेगा, और साथ में उतनी एनर्जी से सेम डायरेक्शन में कोलाइड करना पड़ेगा। सेम मतलब इनके लिए अपोजिट, लेकिन ओरिएंटेशन सेम, ऐसा समझ गए। तो भले इसमें बहुत सारे ए भी हैं, लेकिन सब कोई इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर, तो ये जो ऐसे टकरा रहे हैं इनका वो नहीं हुआ ना कॉलिजन, कि दोनों ऐसे आए, सेम डायरेक्शन से दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी कंप्लीट हो जाना चाहिए उसी टाइम पे जब टकरा रहे हैं। हो सकता है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी तक ये पहुंच गया और इससे टकराया, लेकिन इसकी एक्टिवेशन एनर्जी तक ये पहुंचा ही नहीं था, तो उस टकराने का भी कोई मतलब नहीं है। ये ए और बी टकराएंगे, लेकिन कब, सेम डायरेक्शन, सेम ओरिएंटेशन, दोनों अपनी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच जाने चाहिए। बिना एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचे में प्रोडक्ट नहीं बनता। समझ में आता है ना सबको, ठीक है। तो ए और बी के टकराने के चांस जैसे जैसे मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ता जाएगा बहुत कम होता जाएगा। देखो मिनिमम एटलीस्ट, चलो एक से भी होता है, बट अभी सुनो, मान लो ए और बी टाइप के पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल के टकराने के चांस ज्यादा है, सेम डायरेक्शन में सब कुछ, एक्टिवेशन एनर्जी सेम। मान लो तीन चीजों से मिलकर प्रोडक्ट बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी से, समझ गए। तो तीन के सेम डायरेक्शन में टकराना, तीनों का बराबर उतने ही डायरेक्शन में, तीनों अपनी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी तक एक ही टाइम पे पहुंच जाना मुश्किल है ना। और मान लो चार मॉलिक्यूल का बोलूं, तो चारों के चारों उसी डायरेक्शन में आना एक ही टाइम पे, चारों की एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेट होना और मुश्किल है। समझ में आया। तो इसीलिए बोलते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी तीन से ज़्यादा नहीं होती कभी, तीन से ज़्यादा मॉलिक्यूलैरिटी होना बहुत मुश्किल है। तीन तक हो जाती है, एक दो तो चलती रहती है, तीन भी मुश्किल है, लेकिन तीन से ज़्यादा बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मॉलिक्यूलैरिटी को बोला जाता है कि तीन से ज़्यादा नहीं होती, लेस देन 3 या इक्वल टू 3 होता है, कि तीन मॉलिक्यूल ही एक टाइम पे एक ही साथ एक डायरेक्शन में आ सकते हैं और उनकी एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है। हो सकता है दो आए और एक नहीं आए, तो भी वो इफेक्टिव कॉलिजन नहीं है। कॉलिजन मतलब टकराना, इफेक्टिव कॉलिजन मतलब अपनी अपनी एनर्जी के साथ एक्टिवेट होके और सेम डायरेक्शन में टकराना, उसको बोलेंगे इफेक्टिव। तो हर टकराव से मतलब प्रोडक्ट बने जरूरी नहीं है। समझ गए चीजें। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, कितने मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं। इफेक्टिवली मतलब समझ गया ना, कि वो प्रोडक्ट बनाए। हर टकराने से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इफेक्टिव कोलिजन मतलब जो कंडीशन मैंने बताई वो सब होगी और फिर टकराएंगे तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे जैसे पार्टिकल का नंबर बढ़ता जाएगा, ए बी सी डी, सबका एक साथ सेम कंडीशन पे आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती। क्लियर है सभी को, ठीक है। बस यही पॉइंट है मॉलिक्यूलैरिटी के। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन, कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज है अलग अलग, ए है, बी है, सी है, डी है। ये मत बोलना कि ए के 3 पार्टिकल भी, कितनी टोटल रिएक्टिंग स्पीशीज है, ठीक है।
हम जो भी है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अपन यहाँ स्टोइकियोमेट्री को लेके चलेंगे जब रिएक्शंस को देखते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसने लिखा है भले रिएक्टिंग स्पीशीज या फिर बोलूँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर आयंस। रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब क्या है, ये जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1, एक ही है ना। ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2। ए प्लस 2b से प्रोडक्ट बन रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 3 होगी। अब यहाँ पे तुम ये मत बोलना कि बी तो सेम है, लेकिन प्रोडक्ट बनने के लिए एक ए चाहिए मुझे और 2 बी चाहिए। जब तक 2 बी और एक ए साथ में नहीं टकराएंगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो टोटल कितने स्पीशीज के टकराने पे प्रोडक्ट बन रहा है, 3। तो इसीलिए उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 3, कि एक ए और 2 बी चाहिए होंगे मुझे तभी प्रोडक्ट बनेगा। एक बी से प्रोडक्ट नहीं बनेगा कि तुम बोलो कि एक बी हटा दूं तो आधा प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। 2 बी पूरे पूरे और एक ए पूरा चाहिए तभी प्रोडक्ट बनेगा। इसमें ये नहीं कर सकते कि एक ए एक बी ले लिया और आधा प्रोडक्ट बना लिया, फिर भी ऐड कर दो तो आधा और बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है। तो रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब क्या है, ये सब है, ये, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और तुम्हारे दिमाग में आई होगी या नहीं आई होगी, अगर किसी की मॉलिक्यूलरिटी 1 है और वो प्रोडक्ट बना रहा है तो 1 मॉलिक्यूलरिटी वाला प्रोडक्ट कैसे बना सकता है कोई। मैंने क्या बोला, 2 चीजें टकराएगी तब जाके प्रोडक्ट बन रहा है। किसी की मॉलिक्यूलरिटी 1 है मतलब एक ही चीज है, वो एक ही से प्रोडक्ट बन रहा है, बनेगा ना। मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, कैसे बनेगा वो, उसका एग्जांपल है कि ये है NH4NO2। देखो जो भी आयनिक स्पीशीज होगी ना, ये आयनिक है, NH4 प्लस प्लस NO2 माइनस होता है, तो इसमें 2 अलग अलग आयनिक के पार्ट है ना, तो ये दोनों आपस में टकराते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे मुझे एक पूरा दिख रहा है ये कि एक ही है, लेकिन इस एक के अंदर ही वो 2 जुड़े हुए हैं पहले से, NH4 प्लस और NO2 प्लस, इन दोनों के टकराने से कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट। समझ में आया। तो मॉलिक्यूलरिटी 1 से कैसे पॉसिबल है प्रोडक्ट, ऐसे, ये ऐसे एग्जाम्पल्स में। क्लियर है। 2 से तो समझ में आता ही है कि 2 चीज टकराएगी, 3 से भी समझ में आता है, और 4 तक तो पॉसिबल नहीं है कभी कि 4 चीजें एक साथ सेम एनर्जी पे सेम डायरेक्शन में आके टकरा जाए। क्लियर है, बहुत मुश्किल है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, अभी 2A चाहिए और मुझे 3B चाहिए तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, 2A और 3B तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इसकी, 5। लेकिन 5 तक नहीं होती है, तो अभी एग्जाम्पल अपन ने लिख लिया ऐसे ही, लेकिन ऐसे देखेंगे तो कहाँ तक होती है, मैक्सिमम 3 तक ही होती है। समझ गए चीजें, ठीक है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है टोटली, ठीक है। याद रखना कि ये कैसा है, थ्योरेटिकल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा था, प्रैक्टिकल था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकल फिनोमिना पता है ना, कि वो तुम ऑन पेन पेपर कभी नहीं निकाल पाओगे, लैब में ही देखी जाती चीज़ें। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी अपन इसको देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए बताया था। कॉम्प्लेक्स के लिए तुम मॉलिक्यूलरिटी एक साथ नहीं बता सकते ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो अलग अलग स्टेप में हो रही है, तो तुम नहीं बता सकते ना कि कितने कौन कौन टकरा है एक ही को देख के। तुम सिर्फ एक स्टेप का बता सकते हो कि इससे इसमें कन्वर्ट होने में कितने टकरा है, फिर अगली वाली स्टेप का बता सकते हो, फिर अगली का बता सकते हो, अलग अलग, एक साथ कभी नहीं बता पाओगे। समझ गए। तो हमेशा एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप के लिए ये डिफाइन किया जाता है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं किया जाता। अगर कॉम्प्लेक्स के लिए मुझे मॉलिक्यूलरिटी बतानी है तो कॉम्प्लेक्स में जितने भी इंडिविजुअल स्टेप्स होती है ना, हर इंडिविजुअल स्टेप की अलग अलग लिख सकता हूँ, लेकिन सबकी एक साथ नहीं लिख सकता। बार बार बता रहा हूँ ये पॉइंट, है ना, फिर भी गलत करोगे तो। इन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर। एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर भी वही होता है और वही चीज मॉलिक्यूलरिटी भी हो जाएगी। एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे, समझ में आता है, और वही उसका ऑर्डर भी होता है, बताया था स्टोइकियोमेट्री इज इक्वल टू ऑर्डर, और वही उसका मॉलिक्यूलरिटी भी हो जाएगा। ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू ये क्या है, स्टोइकियोमेट्री। समझ गए, ये चीज के बराबर है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैंने क्या बोला, एक साथ तुम नहीं बता सकते, लेकिन जितने भी इंडिविजुअल स्टेप है उनकी अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो।
कि पहली स्टेप की कितनी है, दूसरे की कितनी है, तीसरे की कितनी है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी है किसके बराबर होती है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्लोवेस्ट स्टेप ही ऑर्डर डिसाइड करता है, तो स्लोवेस्ट स्टेप जो ऑर्डर डिसाइड करता है वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी है। स्लोवेस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी उसके ऑर्डर के बराबर है। क्लियर है, ठीक है, याद रखना। ये अभी तब ज्यादा समझ में आएगा जब अपन, अच्छा ये वाला जो है ना एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर, ये सारे मैंने एलिमेंट्री के एग्जांपल लिखे हैं। तो यहाँ जो भी मॉलिक्यूलरिटी का आंसर आ रहा होगा वही ऑर्डर का भी आएगा, जो कि बराबर होता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखूंगा तब ये आंसर कब सेम आएगा, जब तुम मॉलिक्यूलरिटी किसकी लिखो, सिंगल स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप की, स्लोवेस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी लिखोगे और जो उसका ऑर्डर निकालने का अलग तरीका होता है वो दोनों सेम आते हैं, ठीक है। चलो, कैनॉट बी जीरो, अच्छा मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो सकती है क्या कभी, जीरो मतलब मॉलिक्यूल टकराया नहीं तो क्या कुछ बने नहीं, कुछ है ही, पॉसिबल ही नहीं ना वो चीज, तो जीरो कभी नहीं होती। नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं। फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती कि आधे ही टकराया ये पूरा, ऐसा तो कुछ नहीं होता, या तो पूरा ही टकरा रहा होगा नहीं टकराएगा ऐसा। तो जीरो भी नहीं होती, आधी भी नहीं होती, फ्रैक्शन या नॉन इंटीजर में भी नहीं होती। नॉन इंटीजर मतलब ही होता है फ्रैक्शन, ठीक है, टुकड़े में भी नहीं होती। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं होगी, 1, 2 या 3, 3 ही चांस वो होते हैं इसके, या तो 1 होगी या 2 या 3, ना जीरो हो सकती है, ना नेगेटिव, ना पॉइंट में, तो 3 ही पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम कितनी, 3 भी बहुत कम चांस है या बहुत मुश्किल है, रेयर, वेरी रेयर, और मोर देन 3 इज वेरी रेयर, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये वही लिखा है, बिकॉज 3 मॉलिक्यूल्स का सेम ओरिएंटेशन, सेम एक्टिवेशन एनर्जी बोलो, सेम एनर्जी से कोलाइड करना है, कॉलिजन करना के चांस कम होते हैं, हिंदी में लिख दिया, समझ गए। उसी चीज को क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस कॉलिजन या इफेक्टिव कॉलिजन, क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस या इफेक्टिव कॉलिजन, समझ गए वो चीज, ठीक है, गुड। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में कुछ फर्क है, देख लो, 2-3 पॉइंट लिखे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल होता है, पता है, मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल होता है। रिएक्शन देख के अपन बता सकते हैं ना कितने मॉलिक्यूलरिटी है, लेकिन हर रिएक्शन को देख के तुम ऑर्डर नहीं बता सकते। इस रिएक्शन को देख के तुम ऑर्डर बता सकते हो क्या, तुम कोई भी, ये क्या, कोई भी रिएक्शन को देख के ऑर्डर नहीं बता सकते। हाँ, अगर सिंगल स्टेप है कोई तो बोल सकते हो कि उसका स्टोइकियोमेट्री इज इक्वल टू ऑर्डर, क्योंकि सेम आता है इसीलिए। लेकिन ऑर्डर हमेशा प्रैक्टिकल फिनोमेना है, तो रिएक्शन देख के कभी कोई सा भी नहीं बता पाओगे। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल है ऑन पेन पेपर, तो वो तो अपन देख के बता सकते हैं ना मॉलिक्यूलरिटी कितनी है कि कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, गिन लो 6, 3, 1, समझ गए। होगा नहीं बट लिखेंगे वैसे ही, जितना लिखा है उतना लिखेंगे पूरा। एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो सब हो सकता है ना, जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, सब हो सकता है। ऑर्डर सारी टाइप की आती है। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ 3 टाइप की आएगी अपनी, 1, 2, 3। 3 से ज़्यादा बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है, तो आएगी नहीं, तो 1, 2, 3 होगी पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ, ठीक है। और कुछ नहीं होती, ना जीरो होती ना फ्रैक्शनल होती है। तो ये पॉइंट मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ कि कैन नॉट बी, ये वो समझ जाना, नहीं लिखा है मतलब नहीं है। तीसरा, एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी ऑर्डर लिखते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी ऑर्डर लिखते हैं, लिखना सीखेंगे अभी कैसे लिखते हैं, बट दोनों के लिए लिखते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप के लिए ही लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स के लिए तुम एक साथ मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता पाओगे, ठीक है। चलो, अब ये कुछ रिएक्शन से साफ सीधा याद करना है जिनके लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम होता है। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम होता है वो कुछ रिएक्शन से। पहली है N2O5 वाली, दूसरी H2O2, तीसरी 2HI, चौथी 2NO+O2। इनके लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम होता है। ऐसी कल और लिखाई थी मैंने, जो फ्रैक्शनल ऑर्डर वाली, सारे 1.5 थे, एक ही था जो 2.5 जा रहा था, तो याद कर लेना, ठीक है। तो ये वैसे ही है। ये एक रिएक्शन लिख लेना, पूछा हुआ था कहीं कोई से एग्जाम में क्वेश्चन, तो अब तुम देख के नहीं बता पाओगे ना कौन सा ऑर्डर है, तो तुम याद ही करना था वो, ये सेकंड ऑर्डर, क्योंकि प्रैक्टिकल फिनोमेना, ठीक है, फालतू का मतलब
क्वेश्चन था वो। चलो अब अपन ने अभी तक जो पढ़ा सिंगल स्टेप मल्टी स्टेप इतनी देर से पढ़ रहे हैं, उसका यूज कहाँ है क्वेश्चन में, ठीक है। पहले सिंगल स्टेप के कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चन का एक ही काम है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना। इसके पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन के की यूनिट से पता किया था, अपन ने के की यूनिट लिख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता किया था, है ना। स्टार्टिंग में 2-3 तरीकों से निकाला था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने कहा था एक और छूट रहा है अपना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला, वो ये अब आएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप के हैं सारे क्वेश्चन, तो मैं हर स्टेप में लिख नहीं रहा हूँ कि सिंगल स्टेप, नोन होना चाहिए तुमको। ऊपर एक हेडिंग डाल दी, मतलब सारी कैसी है, सिंगल स्टेप। क्वेश्चन में वो हमेशा लिख के देगा कि सिंगल स्टेप है कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। खुद से नहीं पता कर पाओगे। तो a प्लस बी से मैंने क्या बोला, सिंगल स्टेप है, तो रेट लॉ कैसे लिखते हैं, रेट r इज इक्वल टू के ए और बी, ये लिखते हैं ना, ये लिखते आता है ना यार तुम लोगों को, ठीक है। तो रेट इसका क्या हुआ, यही हुआ। सब में मैं आर नहीं लिखूंगा बार बार, है ना, रेट मतलब स्मॉल आर, ये हुआ। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2। ऑर्डर भी कितना है इसका, 1 और 1 ही रहेगा ना, तो 1 और 1 2। इसके लिए इससे ये बन रहा है। रेट कैसे लिखूंगा, तो R इज इक्वल टू के NH4NO2, वो एक साथ ही है ना। ये मॉलिक्यूलरिटी क्या है इसकी, 1। ऑर्डर कितना है, 1, क्योंकि सिंगल स्टेप है तो जो आगे रहता है स्टोइकियोमेट्री वही ऊपर चढ़ती है, और ऑर्डर ये जो ऊपर चढ़ता है वही ऑर्डर होता है, ठीक है। और अपन ने बोला भी था कि सिंगल स्टेप के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो ऑर्डर के बराबर होती है, तो देखो सब में सेम ही आएगा, ठीक है। ये तो ये वाला, अच्छा इसमें जो स्टार किया है ये इसलिए लगाया था कि मॉलिक्यूलरिटी 1 कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो लिख दूं मैं इन आयनिक कंपाउंड like NH4NO2 plus and negative collide to form प्रोडक्ट। ये लिखा है कि आयनिक कंपाउंड में जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है और जो खुद में उसमें नेगेटिव वाला पार्ट होता है, यही दोनों आपस में टकराते हैं और डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1, वरना तुम ये सोचोगे कि मॉलिक्यूलरिटी 1 है मतलब एक मॉलिक्यूल किससे टकरा रहा है, समझ गए। तो ये इसका लिखा हुआ है। अगला 2HI से ये लिखा है, इसका रेट कैसे लिखेंगे बेटा, R इज इक्वल टू के HI की पावर, क्योंकि सिंगल स्टेप है तो मैं ये चीज यहाँ लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स होता तो नहीं लिखता अपने मन से, ये समझ गए। मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगी इसकी, 2 है ना, तो 2। ऑर्डर कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से, तो 2 सेम ही आता है, तो इसके लिए कहीं से भी लिखो। ये मैंने बोल दिया सिंगल स्टेप है, तो तुम रेट कैसे लिखोगे, के NO की पावर 2, O2 की पावर 1। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 + 1 3। ऑर्डर क्या होगा, 2 + 1 3। समझ गए क्या यूज है सिंगल स्टेप मल्टी स्टेप वालों का। ये सिंगल स्टेप के सारे क्वेश्चन, इसके बाद मल्टी वाले आएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाले। फिर ये 2-3 अलग हैं, ये सारे नॉर्मल वाले हो गए। अब देखना है, जब भी कोई चीज अपन एक्सिस में लेते हैं तो उसको रेट लॉ में लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक्सिस वाली चीजें मतलब एक्सिस की कोई भी चीज हो, कोई भी, अब एग्जांपल मैंने वाटर का लिया है, ठीक है, नॉट रिटर्न इन द रेट लॉ, रेट लॉ में नहीं लिखते हैं, लेकिन उसको मॉलिक्यूलरिटी में तो गिनते हैं, ठीक है। बट काउंट इन, ये पहले भी लिखा है पॉइंट, है ना, मॉलिक्यूलरिटी। देखो समझ गए जिस रेट कैसे लिखूंगा इसकी, R इज इक्वल टू के इंटू CH3CO C2H5 की पावर 1 और H2O की पावर 1, लेकिन ये एक्सिस में है तो ये नहीं दिखाएगा, समझ गए ना। एक्सिस वाली चीज लिखते ही नहीं है, तो अगर मैं डायरेक्ट गायब कर दूंगा तो फिर तुम बोलोगे कहाँ गया, तो लिख के कट कर दिया मैंने, तो ये चीज नहीं है, मतलब यहाँ पे लिख के कट किया है मतलब। तो इसका ऑर्डर क्या है, रेट क्या है, सिर्फ ये है,
ये क्लियर है, ये सिर्फ रेट है ना। इसका रेट की इक्वेशन क्या बनेगी तुम्हारे, सिर्फ और सिर्फ ये, वाटर नहीं लिखाएगा उसमें, ठीक है। अब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर देखना। ऑर्डर कहाँ से लिखा जाता है, पावर के ऊपर जो भी चीज लगती है वहीं से, तो पावर के ऊपर क्या लगा है 1, तो ऑर्डर कहाँ से लिखा जाएगा तुम्हारा, रेट लॉ से लिखते हैं हमेशा, है ना, रेट लॉ की पावर से, तो ऑर्डर क्या आया 1। मॉलिक्यूलरिटी कहाँ से लिखते हैं, कितने स्टोइकियोमेट्री है, रिएक्टेंट है, तो इसके आगे क्या है 1, इसके आगे क्या है 1, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है 2। तो यहाँ पे सेम नहीं आ रही ना, तो जहाँ पे ये ऐसा अलग आ जाए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, सिंगल स्टेप के लिए अगर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अलग आ रही है तो उसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर तो बनी है सारे, इधर देखो यार, हर सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है सेम, लेकिन अगर सिंगल स्टेप में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अलग आ रहे हैं तो जो भी उसका ऑर्डर है रहेगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर ही, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी अलग आ गई तो इसको क्या बोल देंगे स्यूडो फर्स्ट। समझ गए, इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर 1 ही है ना, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी चेंज हो गई तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कल पढ़ी थी ये, याद है, ठीक है। अगला इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखोगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम ये है ना 1, लेकिन अगर वही मैं बोलता हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम तो वो कौन सा ऑर्डर का एग्जांपल है, सेकेंड ऑर्डर का, क्योंकि उसमें वाटर एक्सिस में नहीं लगता। अगर ये बेसिक मीडियम लिखता ना तो वाटर एक्सिस में नहीं लगता, तो नॉर्मली पूरा लिखा था तो ऑर्डर क्या आता 1 + 1 2 और मॉलिक्यूलरिटी भी क्या आती 2। तो इन बेसिक मीडियम वाले में ऑर्डर भी 2 और मॉलिक्यूलरिटी भी 2, तो वो अलग है। लेकिन एसिडिक मीडियम वाले में ये कंडीशन आती है, एसिडिक में एक्सिस में लेना पड़ता है वाटर तभी रिएक्शन होती है, बेसिक में एक्सिस में वाटर की कोई जरूरत नहीं होती है। क्लियर है, चलो अगला इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। कल वो पॉइंट लिख लिया था ना, बाद में जो मैंने कॉपी का भेजा था है ना, उसमें लिखा था वो। तो एसिडिक में ये है, बेसिक में सेकेंड ऑर्डर है। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इसके लिए रेट लॉ लिखें। रेट लॉ क्या होगा इसका, R = K C12H22O11 की पावर 1 और वाटर की पावर 1। लेकिन वाटर लिखूंगा क्या मैं, नहीं, क्यों, क्योंकि एक्सिस में। समझ गया ना, तो इसका भी रेट लॉ क्या आएगा तुम्हारा, सिर्फ इतना ही रहेगा ना। इधर देखो यार बेटा, रेट लॉ इसका भी यही रहेगा, क्योंकि वाटर क्या है एक्सिस में, ये था, तो वाटर नहीं लिखाएगा ना, तो रेट लॉ सिर्फ यही बचा। ऑर्डर हमेशा किस चीज से लिखी जाती है, रेट लॉ से। रेट लॉ में भी कहाँ से, उसकी पावर से। पावर कितनी है 1, तो ऑर्डर कितना आएगा 1। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी, वो तो इसके आगे जो है उससे लिखा जाता है ना, 1 + 1 2, तो मॉलिक्यूलरिटी 2। ये भी कैसी है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर तो 1 ही है, कैसी ये भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। अब ये एक और, ये तो अपने पढ़े थे, अब इसका तुम लोग खुद से लिखोगे, एक बार खुद से लिख के देखो। 2A + B एक्सिस में दिया और फिर C बन रहा है, इसका रेट लिखो, ऑर्डर लिखो, मॉलिक्यूलरिटी लिखो। ठीक है ना, रेट कैसे लिखेंगे, R = K A⁻² और B⁻, कुछ नहीं दिया तो 1, लेकिन B एक्सिस में है तो ये नहीं लिखा जाएगा ना। समझ गए, तो इसका रेट सिर्फ यही होगा, रेट लो एक्सप्रेशन, ये एक्सिस वाली चीज नहीं लिख रहे हैं। और ऑर्डर लिखते कहाँ से अपन, रेट लॉ से, तो रेट लॉ में भी कहाँ से, उसकी पावर से। पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो ऑर्डर कितना होगा 2। ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, जो आगे लिखा जाता है, ये और इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1, तो ये कितना हो जाएगा 3, 2 + 1 3। तो ये इसको कौन सा वो बोलूं मैं, इसमें भी तो अलग आ गया ना, स्यूडो सेकंड ऑर्डर। अगर बोल देखो ऑर्डर तो सेकंड है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी अलग आ रही तो क्या बोलूंगा, स्यूडो सेकंड ऑर्डर।
अगर लिखना है तो लिख लो, ऐसे पूछेगा नहीं कोई ये। स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, समझ गए? तो सिंगल स्टेप से अपन मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लेक्स में 2 या 3-4 स्टेप दी होगी, अब तुम कैसे निकालोगे वो मैं सिखाता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर 3-4 क्वेश्चन और दूंगा, वो तुम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म होगा ये वाला, फिर इसका सेकेंड पार्ट रहेगा